नमस्कार साथियों, आज आपने learnwithcp.in वेबसाइट के माध्यम से गणित शिक्षण का जो टेस्ट दिया था उसका सॉल्यूशन हम करने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। हमारा क्वेश्चन ये था कि एक आयताकार भूखंड जिसकी विमाएँ 100 मीटर गुणा 80 मीटर हैं, इसके चारों ओर तीन बार बाड़ लगाने का तार कितना लगेगा, यानी इसका परिमाप पूछा है आपसे और वो 3 टाइम्स पूछा है। ये आयताकार भूखंड है, इसकी लंबाई 100 मीटर मानी है और चौड़ाई साथियों 80 मीटर मानी है। तो ये इसका जो परिमाप होगा 2 गुना लंबाई इंटू चौड़ाई कर लीजिए, या फिर परिमाप का तात्पर्य ये होता है चारों तरफ का घेरा। तो चारों तरफ का जो घेरा है ये 100 है, ये भी 100 मीटर होगा और ये 80 मीटर होगा। तो 100 और 100 200 हो जाएंगे और 80 और 80 160 हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 360। यानी यदि एक बार इस पर तार लगाएंगे तो 360 मीटर लंबा तार लगेगा। उसके बाद यहाँ पर सवाल में हमसे कहा गया है कि 3 बार लगाना है। तो 3 बार जब इसका लगाएंगे तो 360 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 0 का 0, 3 को 6 से इंटू करेंगे तो 18, हासिल 1 हो जाएगा। 3 को 3 से करेंगे तो 9 और 1 10। तो इसका आंसर आ जाएगा 1080 मीटर। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा 1080 मीटर, ऑप्शन सेकंड यहाँ सही होगा। चलिए अगला सवाल ये रहा। आप कमेंट करके बता दीजिए कि इस सवाल का आंसर क्या होगा। 9 व 7 दोनों की उभयनिष्ठ गुणज संख्या a है। वह संख्या 1200 से 1300 के बीच में है, a का मान क्या है। तो उभयनिष्ठ गुणज का मतलब क्या होता है साथियों, आपको पता होगा। गुणज जो होता है ये जैसे 2 है तो 2 का जो मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 2 के पहाड़े में जो भी संख्याएं आती हैं वो सब 2 की गुणज होती हैं। जैसे 4 है, 6 है, 8 है और ऐसे चलते रहेंगे। तो इसका मतलब हमसे ये जो a संख्या के बारे में पूछा है ये 9 और 7 दोनों का इसमें भाग पूरा जाना चाहिए और ये फिर 1200 से 1300 के बीच में होनी चाहिए। अब साथियों यदि आपको भाजकता के नियम आपने पढ़े होंगे तो हमारे 9 का जो भाग होता है, किसी संख्या में 9 का भाग तब ही जाता है जब संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो। तो यहाँ सबसे पहले हम फर्स्ट ऑप्शन को देखेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन के अंकों का जब योग करेंगे तो हमारे पास 18 हो रहा है, यानी 18 हो रहा है, इसका मतलब 9 का भाग इसमें जाता है। दूसरा जो ऑप्शन है इसके अंकों का योग 9 बन रहा है तो इसमें भी जाता है। तीसरा जो है साथियों इसका भी 9 बन रहा है तो इसमें भी जाता है। और चौथा जो ऑप्शन है साथियों इसमें हमारा जो अंकों का योग है ये देख लीजिए आप। अंकों का जो योग है यहाँ पर 6 और 6 12 और 3 15, तो इसमें 9 का भाग नहीं जाता है। तो इस सवाल को हम यानी ये जो ऑप्शन है ये यहाँ से कट हो जाएगा। अब ये जो 3 ऑप्शन बचे हैं इनमें से हमसे आगे यहाँ पर कंडीशन दी गई है कि संख्या 1200 से 1300 के बीच में होनी चाहिए। तो 1197 वैसे आउट हो गया। तो बी और सी हमारे पास बचे हैं। अब बी और सी में से 7 का भाग देकर आप चेक कर लीजिए। 7 का जब भाग देंगे 1260 में, तो 7 का भाग जब देंगे 1260 में तो आप देकर देख लीजिए। 7 से जब डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7 बच जाएंगे, 5 56 हो जाएंगे, 8 7 56 हो जाएंगे, यानी ये इसमें पूरा भाग चला जाएगा। और यहाँ पर इसको भी 1206 को भी चेक कर लीजिए। 1206 को जब चेक करेंगे 7 का भाग देंगे तो 7 एकम 7 5 बच जाएंगे, 50 7 7 49 1 बच जाएगा, 16 में भाग नहीं जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सेकंड सही होगा। चलिए सवाल नंबर 3 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 3 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। और साथियों मैथ जो है इतना सिंपल है, आप सवाल की जो लैंग्वेज है बस उसे समझ जाइए, उसके बाद मैथ में कुछ भी नहीं है। इस सवाल का आंसर आप कमेंट कर दीजिए। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 5/4 गुना है। आयत की हम लंबाई की बात कर रहे हैं, जैसे आप ऐसे मान लीजिए लंबाई जो है उसकी चौड़ाई की 2 गुना है। इसका मतलब क्या है कि यदि चौड़ाई 1 है तो लंबाई 2 होगी, चौड़ाई यदि 2 है तो लंबाई 4 होगी, अर्थात उससे जस्ट 2 गुनी होगी। यदि हम ये कहें कि जो चौड़ाई है चौड़ाई लंबाई की 1/2 गुनी है, तो आप यहाँ से समझ लीजिए, कंसेप्ट समझने का प्रयास कर रहा हूँ। चौड़ाई जो है लंबाई की 1/2 गुनी है, अर्थात
लंबाई यदि हमारी 1 है तो चौड़ाई आधी होगी। लंबाई यदि 2 है, लंबाई यदि 2 है तो 2 का आधा गुना क्या होगा, 2 का आधा गुना होगा 1। तो यहाँ से आप सीधा कंसेप्ट पकड़ लीजिए कि लंबाई जो होती है यानी का के पास जो पद होता है उसका मान हमेशा हर में होता है, उसका जो वैल्यू होता है वो हर में होता है, और जिस पद की हम बात कर रहे हैं वो अंश में होता है। तो यहाँ पर यदि हम देखें, एक बार दोबारा से देख लीजिए, यहाँ पर यदि देखें तो चौड़ाई होगी 4 इकाई और लंबाई हो जाएगी 5 इकाई। अब यहाँ पर आप बना दीजिए, ये हमारी लंबाई हो गई 5 इकाई, चौड़ाई हो गई 4 इकाई। फिर हमसे बोला है कि आयत का जो परिमाप है 144 मीटर है। यहाँ पर परिमाप आप देखेंगे तो ये मान लीजिए आप 5x, ये मान लीजिए 4x, ये तो अर्ध परिमाप हो गया, और पूरा परिमाप देखेंगे तो ये 5x, ये 4x, तो ये हो गया 18x। 18x का मान यहाँ पर साथियों दिया है हमें 144। अब आप इसे काट लीजिए, 18 से जब काटेंगे तो ये 2 से काट लीजिए 72, इसको जब 2 से काटेंगे तो 9, 9 से इसको जब काटेंगे तो 8, यानी x का मान आया हमारे पास 8। अब यहाँ पर x का मान जब रखेंगे तो 5x, यानी 5 को x से 8 से गुणा करेंगे तो ये तो हो जाएगा हमारा 40, और 4 को करेंगे तो साथियों ये हो जाएगा 8 चौक 32, यानी चौड़ाई है 32 और लंबाई है 40। अब यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल हमसे पूछा है तो आप 40 को 32 से इंटू कर दीजिए, यानी 32 इंटू में 40, तो 1 0 का 0 आ जाएगा, और 4 दूनी 8 हो जाएंगे, और 4 तिया 12 हो जाएंगे, अर्थात 1280 वर्ग मीटर। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। चलिए सवाल नंबर 4 ये रहा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पर आपसे एक फिगर दी गई है, निम्न आकृति का क्षेत्रफल पूछा है। ये जो आकृति है इसका क्षेत्रफल आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, और ध्यान से देखकर साथियों क्या करना है कि ये वाला जो लंबाई है ये 6 मिमी है, मिलीमीटर है, मिलीमीटर है, और ये वाली 8 है। यदि हम इसे सीधा मिला दें तो अब हमारे पास ये एक फिगर बन गई है। इसकी लंबाई 12 हो गई है और चौड़ाई 6 हो गई है। तो 12 और 6 के हिसाब से इसका जब क्षेत्रफल करेंगे तो ये हो जाएगा 72 मिलीमीटर, 72 वर्ग मिलीमीटर। इसके बाद यहाँ पर आप देखिए ये 8 था, और ये पूरा जब 12 है तो ये बच जाएगा हमारा 4, यानी ये वाला जो है यहाँ से यहाँ तक का ये 4 बच जाएगा। और इसको यदि हम यहाँ बंद कर दें तो अब आप देख लीजिए ये हो जाएगा हमारा 6 को जब 4 से करेंगे, यानी ये जो लंबाई है ये 6 है, चौड़ाई इसकी 4 है, तो 72 तो ये हो गए, आप इधर नोट कर देते हैं। उसके बाद ये यहाँ 24 इसके हो जाएंगे इस वाले के, यानी इसको यदि हम 1 नंबर दे, इसको 2 नंबर दे, तो 2 नंबर के हो गए 24। फिर आप देखिए ये जो लंबाई है टोटल यहाँ से यहाँ तक की ये 20 है। उसके बाद ये है 6, 26 और 2 ये 28, ये टोटल 28 है। या फिर आप देख लीजिए जैसे यहाँ से यहाँ तक का ये 16 है, तो इसको यदि हम यहाँ से ऐसे बंद कर दें तो ये भी 16 हो जाएगा, और ये 10 है, तो 16 को 10 से इंटू करेंगे तो 160, यानी 3 नंबर का हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा 160। उसके बाद यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये 10 था, यहाँ से पूरा 10 था, और उसके बाद ये हमारा 4 था, तो इस साइड में जब आएंगे तो ये भी 4 है, यानी ये जो है इसको जब हम देखेंगे इसकी आप लंबाई काउंट कर लीजिए, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा 20 है, ठीक है ना, और 20 में से यहाँ तक का हम देख चुके हैं, तो ये कितना हो गया 6, ये हो गया था, यानी यहाँ से यहाँ तक का 6 था, और अगला ये वाला भी 6 था, तो 12 हो गया। अब ये बचा कितना 8, तो 8 तो इसकी लंबाई है और 4 इसकी ये वाली चौड़ाई है, तो ये हो जाएगा 32, तो 32 इसका लिख दीजिए। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास ये वाला पोर्शन बच गया है, ये छोटा सा पोर्शन बच गया है, जिसकी लंबाई की यदि हम बात करें तो टोटल ये जो 16 थी उसमें से 10 यहाँ तक हो चुके हैं, यहाँ तक ये वाला जो है वो 10 यानी यहाँ पर आप देख लीजिए 10 हो गया, तो 16 में से 10 गए तो 6 यहाँ बच गए, और 2 ऐसे बच गए, तो 6 और 2 यानी 6 को 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, लंबाई 6 है, 6 मिमी है, 6 मिलीमीटर है, और चौड़ाई हो जो 2 mm है, तो 6 दूनी 12 इसके हो जाएंगे। अब जब इन सारों को जब जोड़ेंगे साथियों तो ये आ जाएगा हमारे पास 300, जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 300 वर्ग
मिलीमीटर। तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो हो जाएगा 300 वर्ग मिलीमीटर। ऑप्शन सेकंड यहाँ सही होगा। चलिए सवाल नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 ये रहा हमारी स्क्रीन पर, यहाँ एक बार देख लीजिए। दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, उनका लैसे क्या होगा? लैसे पूछा है साथियों। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। सह अभाज्य संख्याएं जो होती हैं साथियों, सह अभाज्य ऐसी संख्याएं जिनका HCF हमेशा क्या हो? 1, तो उन संख्याओं को कहते हैं सह अभाज्य संख्याएं। जैसे 3 और 5 का यदि हम HCF देखें तो इनका HCF होता है 1, तो इन संख्याओं को आपस में सह अभाज्य संख्याएं कहेंगे। तो अब यहां पर आपसे पूछा है कि जो सह अभाज्य संख्याएं हैं उनका HCF तो 1 होता है और उनका जो LCM होता है यानी लैसे जो होता है वो उनका गुणनफल ही होता है। यानी 3 का और 5 का जब आप LCM ज्ञात करेंगे तो 3 पंजे 15 ही होगा। तो यहाँ पर पहले से ऑलरेडी हमें दे रखा है कि दो सह अभाज्य संख्याएं जिनका गुणनफल 117 है और लैसे हमसे पूछा है, तो लैसे भी 117 ही होगा। और यदि संख्याओं की बात करें तो साथियों संख्याएं होंगी हमारे पास 13 और 9। तो 13 को जब 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 117 होते हैं और ये आपस में सह अभाज्य संख्याएं हैं क्योंकि इनका जो HCF है 1 ही है। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा 117। चलिए सवाल नंबर 6 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 6 ये रहा। एक दुकानदार 500 रुपये प्रति सैकड़ा की दर से रजिस्टर खरीदता है। समझ लीजिए, लैंग्वेज को समझ लीजिए। 500 रुपये प्रति सैकड़ा यानी 500 रुपये के 100 रजिस्टर खरीदता है, तो एक रजिस्टर कितने का हो गया? 5 रुपये का। उन्हें 20% लाभ की दर से बेचता है। एक रजिस्टर का विक्रय मूल्य क्या है? यानी एक रजिस्टर अपन खरीद कर लाए हैं 5 रुपये का और 20% का लाभ लेकर बेचना चाहते हैं, तो सीधा सा या तो आप 120/100 ऐसे कर दीजिए। और यदि आपको 20% का अर्थ भिन्न के रूप में पता है, यानी 20% को हम 1/5 भी लिखते हैं, यानी 5 रुपये का हम 1/5 लाभ लेंगे, तो 5 और इंटू में 1/5 यानी 1 रुपये हमें लाभ का मिलेगा, तो 6 रुपये में हम उसको बेच देंगे। यहाँ से जब काटेंगे तो देख लीजिए 1 0 से 1 0 कट जाएगी, इसका आधा करेंगे तो 6, इसका आधा करेंगे तो 5, 5 से 5 कट जाएंगे, यहाँ पर भी 6 आंसर आएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। आप कमेंट करके बताते रहिए साथियों। निम्नलिखित में से प्रश्न का सही विकल्प चुनिए। यहाँ पर एक इमेज दी गई है, ये क्वेश्चन दिया गया है और इसका मान आपसे पूछा है। ये बहुत सिंपल है साथियों, इतना सिंपल है। आप इसका जो ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में से आपको इसका ऑप्शन देना है। देखिए समझते हैं। यहाँ पर दशमलव संख्या है, दशमलव हटाना आपको सिखाता हूँ बहुत शानदार तरीके से। जैसे 1.5 और नीचे 2.5 ये लिखा हुआ है, तो दशमलव का कोई वैल्यू है यहाँ पर, हम दशमलव को आसानी से हटा देते हैं क्योंकि दशमलव के जो स्थान है वो बराबर हो गए हैं। बस यही कंसेप्ट था। इस कंसेप्ट को यदि आप समझ गए तो यहाँ पर आप देख लीजिए 0.1/0.01, तो दशमलव के स्थान यहाँ पर बराबर कर लीजिए। दशमलव के स्थान बराबर कैसे करेंगे? इधर इकाई की तरफ 0 लगा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको पता है। अब दशमलव के जो स्थान है बराबर हो गए हैं, तो यहाँ से दशमलव को हटा दीजिए, अर्थात इसका मान कितना हो गया? 10 प्लस आगे 0.01/0.1, यहाँ पर भी दशमलव का मान बराबर कर लीजिए। दशमलव का जो स्थान है ये हो गया और अब इसे हटा दीजिए, यानी 10 तो ये है और प्लस में 1/10 ये है। तो इसको जब हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, एलसीएम लेकर हल करना चाहें तो एलसीएम लेकर हल कर लीजिए, और वैसे हल करना चाहें तो 10 में 1/10 जोड़ेंगे, यानी 1/10 का मतलब है 0.1, तो 10 में जब 0.1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10.1, और 10.1 का मतलब क्या है साथियों? इसको यदि हम हटाएंगे दशमलव को तो बटा में क्या आ जाएगा? 10, इसका मतलब 101/10। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर सही होगा। अब जिन साथियों को ये थोड़ा समझ में कम आया है वो देख लीजिए, दूसरा मेथड देख लीजिए। 0.1/0.01, यहाँ से इनको जब बराबर करेंगे तो ये तो हो गया हमारा 10, प्लस में 0.01/0.1, इनका जब बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर ये पहला वाला है 10/1, प्लस में दूसरा वाला है 1/10। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम यहाँ पर आएंगे 10, इसका भाग इसमें जब देंगे तो 10 बार जाएगा, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हमारे पास हो जाएंगे 100, प्लस इसका भाग इसमें देंगे तो 1 बार जाएगा और इसको भी 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 1 और बटा में 10, कैसे भी आप कर लीजिए। 101/10 ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर सही होगा। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। यहाँ पर हमारा जो सवाल था साथियों
कुछ यहाँ पर थोड़ा कट गया है, आप इसको देख लीजिए अच्छे से। 12 पुरुष अथवा 15 स्त्रियां किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर देती हैं, उसी काम को 7 पुरुष और 10 स्त्रियां कितने समय में मिलकर करेंगे। तो समय काम का जो सवाल है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ कहा गया है कि 12 पुरुष अथवा 15 स्त्रियां किसी काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं। तो चाहे तो 12 पुरुष कर दें और चाहे उनको 15 स्त्रियां कर दें, वो काम 10 दिन में समाप्त हो जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि 12 पुरुष जो हैं वो 15 स्त्रियों के बराबर काम करते हैं। तो यहाँ से इनकी क्षमता ज्ञात कर लीजिए। यानी यहाँ पर जब काटेंगे 3 से तो ये कट जाएगा 4, यहाँ पर 4 बार आ जाएगा और ये आ जाएगा 5। यानी 4 पुरुष जो हैं 5 स्त्रियों के बराबर कार्य करते हैं। अब आगे पूछा है कि ये जब काम करते हैं, 12 पुरुष अकेले काम करते हैं तो उसको 10 दिन में समाप्त कर देते हैं। तो अब यहाँ पर आगे हमें दी हुई है कि 7 पुरुष और 10 स्त्रियाँ। तो 5 स्त्री जो होती हैं साथियों, ये होती हैं 4 पुरुषों के बराबर। यहाँ से हमने सीखा 5 स्त्रियाँ जो हैं ये 4 पुरुषों के बराबर हैं। तो 10 स्त्रियाँ 8 पुरुषों के बराबर होंगी, 8 पुरुषों के बराबर होंगी। अब यहाँ पर सवाल में शुरुआत में पढ़ लीजिए, 12 पुरुष जब करते हैं तो उसको 10 दिन में कर देते हैं। यानी 12 पुरुष किसी काम को कर देते हैं 10 दिन में, तो 8 पुरुष तो ये और 7 पुरुष ये, 15 पुरुष उसे कितने दिन में करेंगे, ये सवाल हमारा है। तो एक पुरुष कितने दिन में करेगा, 12 पुरुष करते हैं 10 दिन में तो एक पुरुष करेगा 120 दिन में, और 15 पुरुष के लिए 15 का भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 8 दिन में। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। काफ़ी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे, तो आप थोड़ा ध्यान रखें। चलिए सवाल नंबर 9 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 0.05% को किस रूप में लिखा जा सकता है। यानी प्रतिशत को हम जब भिन्न के रूप में लिखते हैं तो प्रतिशत का जो चिन्ह है उसे हटा देते हैं और उसे हटाने के लिए बटा में 100 लगा देते हैं। बस इतना सा काम करना है। पॉइंट जैसे समझ लीजिए 20%। 20% का मतलब क्या है साथियों, 20 यानी प्रत्येक 100 पर 20, या फिर 20%, ये हो गया 20%। बस यही काम करना है। 0.05% को जब हटाएंगे तो बटा में लगा देंगे 100, और इस दशमलव को जब हटाएंगे तो 1 और 2 जीरो नीचे लगा देंगे, यानी 5 बटा में 10,000। ऑप्शन यहाँ पर थर्ड सही होगा। चलिए सवाल नंबर 10 की ओर चलते हैं। ये रहा सवाल नंबर 10। आप अपना आंसर कमेंट कर दीजिए। किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। यानी n कोई संख्या है, उसमें यदि हम 4 से भाग देते हैं तो 3 शेषफल बचता है। तो आप मिनिमम उस संख्या को आप चाहें तो 3 मान लीजिए। 3 में जब हम 4 का भाग देंगे तो भाग 0 बार जाएगा और 3 हमारा ऐसे कैसे शेष बच जाएगा। आप चाहें तो इसे 7 मान लीजिए। 7 जब मानेंगे तो 4 का जब भाग देंगे 1 बार चला जाएगा और 3 शेष बच जाएगा। कैसे भी कर लीजिए, ये हमारा n हो गया। यानी n बराबर आप चाहें तो n बराबर 3 मान लीजिए, n बराबर आप 7 मान लीजिए, आपकी जो इच्छा हो वो मान लीजिए। फिर आगे कहा है कि 2n को, यानी इसको डबल कर दें। 3 को डबल कर देंगे तो 6 हो जाएगा, 7 को डबल कर देंगे तो 14 हो जाएगा। इसमें यदि 4 का भाग दें तो शेषफल कितना होगा, तो 6 में जब 4 का भाग देंगे तो 2 शेष बचेगा। इसी प्रकार 14 में जब 4 का भाग देंगे तो यहाँ पर भी 2 शेष बचेगा। तो यही नियम लागू रहेगा। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड 2। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल नंबर 11 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 12, 15, 18 और 27 में से प्रत्येक से विभक्त हो। साथियों भाजकता के जो नियम हैं उनमें आपने पढ़ा होगा कि यदि किसी बड़ी संख्या से भाजकता चेक करनी है, जैसे 24 की भाजकता चेक करनी है, तो 24 के 6 अभाज्य टुकड़े कर दीजिए। उन 6 अभाज्य टुकड़ों से दोनों से जो संख्या विभाजित हो रही है वो 24 से भी विभाजित होगी। यानी यदि कोई संख्या 3 से और 8 से विभाजित हो रही है तो 24 से भी निश्चित रूप से विभाजित होगी। तो बस यही कंसेप्ट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। आइए देखते हैं, इसको थोड़ा समझ लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ट्रिकी भी है। यदि आप थोड़ा इसको दिमाग से करेंगे, यानी 12 है, 12 के 6 अभाज्य टुकड़े करेंगे तो ये हो जाएंगे 3 और 4। 15 के जो 6 अभाज्य होंगे ये 3 और 5, और 18 के जो होंगे साथियों 2 और 9, और इसी प्रकार 27 के साथियों जो होंगे, तो 27 के जो 6 अभाज्य टुकड़े हैं कुछ नहीं होंगे, क्योंकि 3 और 9 यदि हम देखते हैं तो ये 6 अभाज्य संख्या नहीं है। तो 27 से तो अपन को चेक करना ही पड़ेगा। अब आप कौन कौन सी संख्याओं से चेक कर लीजिए। यानी तो उसमें 3 का भाग जाना चाहिए, 2 का भाग जाना चाहिए,
4 का भाग जाना चाहिए, 5 का भाग जाना चाहिए, 9 का भाग जाना चाहिए। तो 9 का यदि भाग जा रहा है तो 3 का स्वाभाविक ही जाएगा। तो आप 2 से 4 से तो 2 का भी चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 4 का भाग जाएगा तो 2 का स्वाभाविक ही जाएगा। तो 4, 5 और 9 से चेक कर लीजिए और उसके बाद में 27 से चेक कर लीजिए। तो सबसे पहले आप 5 से चेक करेंगे, एक का अंक 0 होना चाहिए, सभी में 5 का भाग जाता है तो ये तो सभी में जाता है। 4 से जब चेक करेंगे तो अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाना चाहिए, तो उससे पहले आप 9 से चेक कर लीजिए। 9 से चेक करने का नियम यह है कि अंकों में संख्या के जो अंक हैं उनका योग करें तो 9 का भाग जाना चाहिए। इसका अंकों का योग जब करेंगे तो 9 और 9 18 और 6 24, इसमें भाग नहीं जाएगा। इसको जब देखेंगे तो भाग जाएगा। इसमें जब देखेंगे तो 9 और 9 18 और 3 21 नहीं जाएगा। इसमें जब देखेंगे तो नहीं जाएगा। तो साथियों 9 का भाग चेक करने से ही हमें पता चल गया कि ये जो सवाल है, इस सवाल का आंसर आपका 97 20 होगा। ये अब अपन को न तो 15 से भाग चेक करना पड़ा, न 18 से, न 27 से। आप इस प्रकार से सवालों को हल कर सकते हैं। चलिए सवाल नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है, सिंपल है, दशमलव का जोड़ है और रीट में ऐसे सवाल अक्सर पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, दशमलव भिन्नों के जोड़ कैसे करते हैं, यानी संख्याओं को इस प्रकार से लिखना है कि दशमलव एक सिद्ध में आए। और आपने इसमें क्या आंसर किया था वो कमेंट करके बता दीजिए। चलिए हम देखते हैं 666.66, उसके बाद में है 66.66, उसके बाद में है 6.66, उसके बाद में केवल 6 है तो 6.00 लिख दीजिए और उसके बाद में 0.66 है तो 0.66 लगा दीजिए और अब इनको जोड़ दीजिए। तो इनको जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6 चौका 24 हासिल 2, 6 चौका 24 और 2 26 हासिल 2, 6 चौका 24 और 2 26 हासिल 2, 6 दूनी 12 और 2 14 हासिल 1, 6 और 1 7, 746.64। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। बस इतनी सी सावधानी रखनी थी। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 13 की तरफ। ये लीजिए, एक विद्यार्थी को किसी संख्या का 3/2 भाग निकालने के लिए कहा गया था। उसने उस संख्या को 3/2 से भाग कर दिया। इससे उसका जो परिणाम है सही उत्तर से 10 कम था। तो वह संख्या कितनी है? साथियों कुछ नहीं, ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। 3/2 भाग निकालने का मतलब क्या है? जैसे हमारे पास कोई संख्या है 10 का 1/2 भाग निकाल लिए तो 1/2 से गुणा करते हैं और 10 का 1/2 कितना होता है? 5। बस यही कंसेप्ट ध्यान रखना है। आइए देखते हैं। मान लीजिए वो जो संख्या है x है, x का हमें 3/2 करना है। उसके बाद दूसरा जो स्टेप है साथियों ये है, वो संख्या x है और x में 3/2 का भाग देना है। यानी इसमें 3/2 का जब भाग देंगे तो 2 हमारा ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे रह जाएगा। अर्थात इसको, इसी स्टेप को हम ऐसे भी लिख सकते हैं x इंटू में 2/3। बस यहाँ से आपको एक नया तरीका बता रहा हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए। ये जो x है ये ऐसी संख्या है जिसमें 2 का भाग भी जाना चाहिए और 3 का भाग भी जाना चाहिए। तो आप कोई भी मिनिमम संख्या मान लीजिए। माना वो संख्या 6 है तो 6 को जब हम x मानते हुए x बराबर हमने 6 माना, तो x को जब 6 मानेंगे तो इसका पहले जब 3/2 निकालेंगे तो यहाँ पर 3 से कट जाएगा यानी 9 आएगा। इसके बाद इसका जब 2/3 निकालेंगे तो 6 का जब 2/3 निकालेंगे तो 3 से ये 2 बार कट जाएगा, ये 4 आ जाएगा। यानी पहली स्थिति में हमारा जो यहाँ वाला जो है ये इसका मान 9 आ रहा है और दूसरे स्थिति में 4 आ रहा है। कितना कम हो गया? 5। तो 5 कम हुआ है तो संख्या हमने क्या मानी थी? 6। और यहाँ पर बोला है कि 10 कम हो रहा है, तो जब 5 कम हो रहा है तो संख्या 6 है और यदि 10 कम है होगा तो संख्या हमारी इसकी डबल हो जाएगी 12। तो ऑप्शन यहाँ पर सेकंड सही होगा। तो ऐसे आप कर सकते हैं सवालों को आसानी से बिना किसी टेंशन के। ये देख लीजिए, एक बाल्टी का 4/9 भाग 1 मिनट में भर जाता है। कोई बाल्टी है उसका 4/9 भाग 1 मिनट में भर जाता है। शेष भाग भरने में कितना समय लगेगा? बहुत ईजी है और आप इसको बिना पेन के कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। ये एक बाल्टी है, सपोज ये एक बाल्टी है, इसका 4/9 भाग, तो इसके सीधे 9 टुकड़े कर दीजिए। आप पहले समझाने के लिए बता रहा हूँ। इस प्रकार मान लीजिए अपन ने 9 टुकड़े कर दिए। उन 9 टुकड़ों में से पानी जब इसमें भरेंगे तो ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये जो 4 भाग हैं 1 मिनट में भर जाते हैं। तो इसका मतलब एक जो भाग होगा ये 15 सेकंड में भरेगा। एक भाग जो है 15 सेकंड में भरता है एक। अब इसके बाद
टोटल 9 भागों में से 4 भाग भर गए, बचे कितने? 5, 1 2 3 4 और 5। तो ये जो 5 भाग हैं ये भी 15-15 सेकंड के हिसाब से कितना हो जाएगा? 15-5 75 सेकंड। और 75 सेकंड का मतलब क्या होता है साथियों? सवा मिनट। और सवा मिनट का मतलब क्या होता है? 1 मिनट पूरी और 1/4। इसको जब हल करेंगे तो 4×4 5/4 मिनट, 5/4 मिनट। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पर सही होगा। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 15 की ओर। सवाल नंबर 15 ये रहा, काफ़ी अच्छा सवाल है। दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल 11 तथा 18 है, यानी योगफल तो 11 है और गुणनफल 18 है। इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा? व्युत्क्रम का मतलब होता है 1/, के रूप में। जैसे मान लो संख्या है 2, इसका व्युत्क्रम क्या होगा? 1/2। संख्या है x, इसका व्युत्क्रम क्या होगा? 1/x। तो व्युत्क्रमों का योगफल पूछा है, बहुत सिंपल सा है, देख लीजिए। माना संख्याएं, एक संख्या x है, दूसरी संख्या y है। एक बार बता देता हूँ, उसके बाद आपको इसको बिना x y माने भी कर सकते हैं। इनका व्युत्क्रम जब करेंगे तो x का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x, y का हो जाएगा 1/y। अब इसे जब हल करेंगे तो एलसीएम लेंगे हम, x y आ जाएगा। ये तो इनका गुणनफल हो गया। और एक्स वाई एलसीएम है, x का जब इसमें भाग देंगे तो x तो कट जाएगा, तो यहाँ पर y आएगा, y को 1 से इंटू कर देंगे, प्लस y का जब भाग देंगे एलसीएम में तो यहाँ पर y कट जाएगा, x आ जाएगा, तो x को जब 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर x, यानी ये तो आ गया हमारा योगफल और ये आ गया इनका गुणनफल। तो बताओ व्युत्क्रमों का जो योग है, ये व्युत्क्रम थे, व्युत्क्रमों का हमने क्या किया? योग। व्युत्क्रमों का जब योग करते हैं तो साथियों ये पैटर्न हमारे सामने आता है, यानी संख्याओं का योग लिखना ऊपर, उसके नीचे संख्याओं का गुणनफल लिखना है। और हमें क्या दिया? संख्याओं का योग तो कितना दिया? 11, तो 11 लिख दीजिए। और संख्या का गुणनफल कितना दिया? 18, तो यहाँ बटा में 18 लिख दीजिए। ये हमारा आंसर हो जाएगा 11/18। अब आप चाहें तो थोड़ा दिमाग लगा कर सकते हैं। मान लीजिए वो संख्याएं जिनका योगफल 11 है, तो एक 9 होगी और एक 2 होगी, तभी योगफल कितना होगा? योगफल होगा 11 और गुणनफल कितना होगा? 18। अब इनका व्युत्क्रम बना दीजिए 1/9 प्लस में 1/2, इनका योग कर दीजिए। एलसीएम कितना? 18। इसका भाग जब देंगे तो 2 बार, तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए। इसका भाग जब देंगे तो 9 बार, तो यहाँ पर 9 लिख दीजिए। कितना हो गया? 11/18, वही आंसर आएगा। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर सही होगा। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 16 की ओर। सवाल नंबर 16 ये रहा। साथियों वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आप प्रत्येक सवाल का सॉल्यूशन जरूर देखें, क्योंकि कौन से सवाल को कैसे किया जाता है और परीक्षा में आप क्या गलती कर देते हैं ये भी हम साथ के साथ बता रहे हैं। किसी वस्तु के मूल्य में 20% कटौती कर दी गई, यानी जो मूल्य है उसमें 20% कटौती कर दी गई, उसे पूर्व मूल्य पर लाने के लिए कितनी वृद्धि करनी होगी? मान लीजिए कोई संख्या है 100, 20% यानी 100 पर 20, तो इसमें जब 20% कटौती करेंगे तो ये आ जाएगी 20 कम होकर कितनी आ जाएगी? 80, यानी 100 पर हमने कितना कम किया? 20। अब ये बोला है कि उसे पूर्व मूल्य कितना है इसका? 100। अब कितनी है संख्या? 80। 80 से बढ़ाकर कितना करना है? 100, तो कितना बढ़ाना पड़ेगा? 20। लेकिन 20% नहीं होगा साथियों, 80 पर हमें बढ़ाना पड़ा है 20। 80 पर कितना बढ़ाना पड़ा है? 20। तो 100 पर कितना बढ़ाना पड़ेगा? ये प्रतिशत हो गया। इसको जब काटेंगे तो ये 4 और ये 25, यानी 25%। तो ऑप्शन यहाँ पर होगा सेकंड सही। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। x का मान क्या होगा जबकि ACB एक सरल रेखा है? यहाँ पर ACB एक सरल रेखा है, देख लीजिए। x का मान आपको बताना है। ये एक सरल रेखा है ACB, इसका मतलब सरल रेखा है, तो ये जो पूरा कोण है ये होगा हमारा 180 डिग्री। 180 में से 30 यहाँ पर है, तो ये वाला बच गया 150 डिग्री। और 150 में x ये है और 2x ये है, तो 3x का मान है 150। तो x का मान कितना होगा? x का मान होगा 50। तो ये तो हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 100। हमसे क्या पूछा है? x का मान, तो x का मान कितना हो जाएगा? 50। सिंपल सा है। चलिए सवाल नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन से कोण त्रिभुज के अंतःकोण हो सकते हैं? त्रिभुज के जो अंतःकोण होते हैं साथियों, उनका योग होता है 180 डिग्री। और आप कमेंट करके बता दीजिए कि त्रिभुज के जो बाह्य कोण होते हैं, त्रिभुज के जो बाह्य कोण होते हैं उनका योग कितना होता है? आप कमेंट करके बता दीजिए। चलिए देखते हैं कि जो अंतःकोण है उनका योग 180 होना चाहिए। जब इसको चेक करेंगे तो 45 और 65 और 70 जब इनको जोड़ेंगे तो 45 और 65 110 और 70 180। इसे जब जोड़ेंगे तो सेम वही है, आगे पीछे लिखा हुआ है। इनको जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर और यहाँ पर 180 नहीं
होगा, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट भी सही है, ऑप्शन सेकंड भी सही है। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है और ऐसा सवाल मैंने आपको पहले भी हल करवा दिया था। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य है साथियों, ये 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। लाभ प्रतिशत कितना होगा? कुछ नहीं करना, ये लीजिए 20 वस्तुओं का, तो 20 का क्रय मूल्य CP बराबर है 15 के, तो 15 का SP यानी सेलिंग प्राइस। साथियों ऐसी स्थिति में कभी आपने यदि देखा हो तो 2x बराबर 3y, तो x का मान होता है 3 और y का मान होता है 2, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जब ऐसा करेंगे, तो देख लीजिए क्या करना है आपको। यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये हमारा SP था, तो CP है 15, अर्थात क्रय मूल्य कितना है 15 और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 20, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 20। 15 की खरीदे किसी वस्तु को 20 की बेच दी, तो क्या हो गया 5 का लाभ। और लाभ हानि जो होता है हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, तो 5 का ये जो लाभ हुआ ये हुआ 15 पर, और गुणा में क्या कर दीजिए 100, तो प्रतिशत बन जाएगा। इससे काटेंगे तो 3 बार 3 का भाग जब 100 में देंगे तो 33.33, अर्थात ऑप्शन थर्ड यहाँ पर सही होगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 20 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आप भी कमेंट करके अपना आंसर बता दीजिए। इस सवाल का आपको आंसर है साथियों, बहुत शानदार तरीके से बताने वाला हूँ, बिना पेन के आप इस सवाल का आंसर दे पाएंगे, कोई कंफ्यूज नहीं होना। 50 किग्रा दूध के साथ पानी की कितनी मात्रा मिलाई जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर 10% लाभ प्राप्त किया जा सके। साथियों आपको पता है जो शुद्ध दूध है, ये शुद्ध दूध को मान लीजिए किसी भी कुछ भी भाव है इसका, मान लीजिए 100 रुपये किलो है और अपने पास 1 किलो शुद्ध दूध है। यदि हम इसमें 1 किलो पानी मिला दें, 1 किलो पानी मिला दें तो और फिर इसको उसी भाव बेचें, तो आपको पता है कितना मिलेगा, आपको मिल जाएंगे 200 रुपये। और आपने लाभ कितना कमा लिया 100%, अर्थात आपने 100% ही मिलाया था। 100% का मतलब होता है जितना अपने पास है उतना ही मिलाना, वो 100% होता है। आधा जो होता है साथियों 50% होता है, यानी 50% को जब भिन्न के रूप में लिखेंगे तो ये होता है आधा। अब जितना लाभ लेना चाहते हैं उतना ही तो पानी मिलाना पड़ेगा, यानी जो लाभ मिल रहा है साथियों वो किसकी वजह से मिल रहा है, पानी की वजह से। तो आप जितना पानी मिलाएंगे उतना लाभ। आप 10% लाभ लेना चाहते हैं तो 10% पानी मिलाना पड़ेगा। तो 50 किग्रा का 10% जब ज्ञात करेंगे तो 10% यानी 10/100, तो ये जब करेंगे तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, और कितना बच गया 5, तो 5 किग्रा हमें पानी मिलाना पड़ेगा। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 21 की ओर। सवाल नंबर 21 ये रहा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक दुकानदार अपना सामान क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, यानी जितने में खरीद कर लाता है। यदि कोई चीज़ वो 100 रुपये में खरीद कर लाता है, CP उसका 100 है, तो उस पर मार्क कर देता है MP मार्क प्राइस्ड 20% बढ़ाकर, मार्केट प्राइस 20% बढ़ाकर अंकित करता है तो 120 हो जाएगा। अब अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है तो उसका लाभ प्रतिशत, इस 120 पर वो 10% की जब छूट देगा, यानी इस पर 10 की छूट देगा 10% की, तो 10% की छूट का मतलब छूट कितने रुपए की हो गई 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 12 रुपये की छूट हो गई। 120 की कोई वस्तु है उस पर 12 रुपये की छूट देकर हमें बेचेगा तो हमसे लेगा 108 रुपये। खुद कितने में खरीदा था 100 में, बेच कितने में दिया 108 में, तो 100 की चीज़ को 108 में बेच दिया तो 8 रुपये का लाभ। और कितने पर हुआ है 100 पर, इसलिए ये कर दीजिए इंटू में 100 कर दीजिए, 100 से 100 कैंसिल हो जाएंगे, 8% लाभ हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की, और ये रहा, बहुत शानदार सवाल है और इम्पोर्टेंट सवाल भी है। आपको इतने अच्छे मेथड से समझाएंगे कि पहली बार में ही समझ में आएगा और बिना किसी कन्फ्यूजन के। किसी छावनी में 200 व्यक्तियों की भोजन सामग्री 30 दिन के लिए है, यानी 200 व्यक्ति जो हैं 30 दिन तक भोजन सामग्री उनके लिए पर्याप्त है। 10 दिन बाद 50 व्यक्ति और आ जाने से सामग्री कितने दिन चलेगी। छोटा सा एक एग्जाम्पल देता हूँ साथियों, गणित इतना आसान विषय है कि बस आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है, जो सोचने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा बदल दीजिए, कुछ भी याद रखने की आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए आप और आपका भाई, आप रीट की तैयारी कर रहे हैं। साथियों एक छोटा सा दृष्टांत सुनाता हूँ, इसको ध्यान से सुनना। आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, आपका भाई अभी 10th क्लास में है। आप दोनों के लिए 20-20 लड्डू बनाए गए, 20 लड्डू और 20 लड्डू। अब मान लीजिए कि
आप रोजाना एक एक लड्डू खाते हैं, ये आपका भाई भी एक लड्डू खाता है, आप भी एक लड्डू खाते हैं, तो 20 दिन तक चलेंगे, 20 दिन तक चलेंगे। और साथियों 10 दिन बाद जैसे ही आपको पता चला कि आपकी रीट की एग्जाम फिक्स हो गई है और आप जाने वाले हैं तैयारी करने के लिए बाहर, तो 10 दिन में आपने 10 लड्डू खा लिए थे और भाई ने भी 10 लड्डू खा लिए थे। अब इसके पास भी 10 बचे हुए हैं, आपके पास भी 10 बचे हुए हैं, और भाई आपसे कह रहा है कि भाई तू रीट की तैयारी कर और लड्डू वगैरह की कोई चिंता मत कर, इनको तो मैं आराम से खा लूँगा। तो अब आप तैयारी के लिए चले गए बाहर और ये जो 10 लड्डू हैं ये इसके पास बच जाएंगे। तो साथियों यहाँ पर क्या हुआ, पहले 10 दिन तक इन लड्डुओं को खाएगा और 10 दिन तक फिर इन लड्डुओं को खाएगा, यानी ये इसके पास एक्स्ट्रा हो गए। लेकिन यदि ऐसा होता कि अपने पास कोई नया व्यक्ति आ जाता, जैसे मान लीजिए अपन ने लड्डू बनाए 20, मान लीजिए आपके पास लड्डू हैं 20 और आप खाने वाले हो अकेले, आपने 10 दिन तक लड्डू खा लिए हैं, तो 10 दिन तक जब आप खा लिए तो 20 में से 10 तो ख़त्म हो गए, अब बचे कितने हैं 10। आप इनको उसी रफ्तार से खाते रहेंगे तो 10 दिन और चलेंगे। लेकिन आपका एक दोस्त या मान लीजिए आपका रिश्तेदार, आपके मामा का बुआ का लड़का आपके पास आ गया, तो अब आप कितने हो गए, 2 हो गए हो, एक और आ गया, दोनों एक एक लड्डू जब खाएंगे तो 10 दिन तक चलने वाले ये जो लड्डू थे अब कितने दिन चलेंगे, यानी एक व्यक्ति के लिए चलते हैं ये 10 दिन, लेकिन अब कितने हो गए हैं 2, तो 2 व्यक्तियों के लिए कितने दिन चलेंगे 5 दिन। बस यही प्रोसेस है। तो आप समझते हैं सवाल को, 200 व्यक्ति 30 दिन के लिए, यानी 200 व्यक्ति ही रहें तो वो 30 दिन तक भोजन सामग्री कर सकते हैं। 10 दिन बाद क्या हुआ, इसका मतलब 10 दिन तक ये खा चुके हैं, 10 दिन बाद यदि कोई नहीं आता और व्यक्ति कितने रहते 200 के 200 ही, तो कितने दिन चलती 20 दिन। ये उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि 10 दिन तो खा चुके हैं और टोटल सामग्री थी 30 दिन की, तो 10 दिन जब खा चुके हैं तो 20 दिन और खा लेंगे, कौन, ये 200 के 200। लेकिन 50 व्यक्ति और आ गए तो अब व्यक्ति कितने हो गए 250। तो बस इतना सा ध्यान रखना कि 200 व्यक्ति खाते हैं बची हुई को, 20 दिन एक व्यक्ति खाएगा, 200 गुणा में 20, और 250 व्यक्ति कितने में 200 इंटू में 20 बटा में 250। काट दीजिए, 1 0 से 1 0। अब इसको जब काटेंगे तो 25 से काट लीजिए, फिर ऐसा कर लीजिए इस 0 से इसको काट दीजिए, इसको मत काटिए, तो 25 से काटिए, 25 से कम 25, 25 अंटा 200, तो ये 8 हो जाएंगे, 8 को 2 से इंटू करेंगे तो 16, तो कितने दिन खा पाएंगे 16 दिन। ऑप्शन यहाँ पर देख लीजिए 16 कौन सी में है, वही आपका ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन डी में 16 दिन दे रखे हैं तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। ब्याज वाला सवाल मैंने ब्याज के सवाल करवा भी रखे हैं, आप जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट वगैरह बनी हुई होंगी या वीडियोज़ में देख लीजिए। कोई धनराशि साधारण ब्याज से 30 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, ब्याज की वार्षिक दर क्या है। कुछ नहीं करना, कोई धनराशि है जो आपकी मर्जी हो वो मानिए। माना मूलधन है 1 रुपये और साधारण ब्याज से 30 वर्षों में समय कितना है, समय है 30 वर्ष, और कितना गुना हो गई 3 गुना, यानी 3 गुना क्या है मिश्र धन है, यानी 1 रुपये के कितने रुपए हो गए 3 रुपये। तो ब्याज कितना बना साथियों, बस ये ध्यान रखना था, ब्याज बना है 2 रुपये और आपसे दर पूछा है, बता दीजिए दर। सिंपल सा सवाल है सरल ब्याज का, ब्याज बटा 1, यानी ब्याज है 2, बटा में लगा दीजिए 1 बराबर मूलधन, मूलधन है 1 इंटू में समय 30 और इंटू में दर, तो दर की जगह आर रख दीजिए, बटा में 100। कोई ट्रिक नहीं रटनी है। इसको जब हल करेंगे तो ये हो जाएंगे, वज्र गुणा करने पर 30R बराबर 200, 30R बराबर 200, 1 0 से 1 0। आर का मान ज्ञात करेंगे तो 3 का भाग लगेगा 20 में, और 3 का भाग जब 20 में देंगे तो 6 तिया 18, 2 बच जाएंगे, 6 तिया 18, तो यानी 6.66% आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। सरल ब्याज में कोई भी आपको ट्रिक रटने की आवश्यकता नहीं है। ये लीजिए अगला सवाल, बिना किसी ट्रिक के हल करके बताइए कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, ब्याज की दर पूछा है, 10 वर्ष में साधारण ब्याज मूलधन का 1 गुना हो जाएगा। मूलधन का 1 गुना का मतलब क्या है, मूलधन का 1 गुना, तो यानी मूलधन 1 है तो उतना ही क्या हो जाएगा साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज 1 बटा में 1 बराबर मूलधन 1 इंटू में दर कितनी है ज्ञात करनी है, और समय कितना है 10 वर्ष और बटा में 100। वज्र गुणा कीजिए, 10R बराबर होगा 100, तो R बराबर हो जाएगा 10%, ये 10% वार्षिक, ये आपका आंसर।
चलिए सवाल नंबर 25 की ओर। यहाँ पर संलग्न आकृति में POQ तथा ROS उस वृत्त के व्यास हैं जिसका केंद्र O है तथा त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथियों देख लीजिए, यहाँ पर एक फिगर आपको दिखाई गई है और इस फिगर में ये जो है व्यास है, यहाँ से यहाँ तक का व्यास है, यहाँ से यहाँ तक का ये भी क्या है, व्यास, और इसकी जो त्रिज्या है R का मान है यहाँ पर 14 सेंटीमीटर। आपको क्या करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर एक तो ये वृत्त दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का 14 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है। तो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या इस वृत्त के लिए 14 सेंटीमीटर व्यास हो गया है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7। तो एक तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर दीजिए, पाई R स्क्वायर, और R का मान इसके लिए 7 होगा। तो 22/7 इंटू में 7 इंटू में 7, तो 7 से 7 कैंसिल, 22 को 7 से करेंगे तो 154। तो ये जो वृत्त है इसका तो हो गया 154 वर्ग सेंटीमीटर। अब ये जो ऊपर वाला जो छायांकित भाग है इसका कैसे ज्ञात करेंगे, ये त्रिभुज यानी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है। अर्धवृत्त में से यदि हम क्या घटा दें, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें तो फिर साइड वाला बच जाएगा। अर्धवृत्त जो है उसकी त्रिज्या कितनी है, 14। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू में 1/2 पाई R स्क्वायर। तो इसका जब करेंगे तो 1/2 इंटू में 22/7 और इंटू में इसके लिए त्रिज्या कितनी है, 14। तो 14 इंटू में 14, तो 7 दूनी 14, तो 14 कैंसिल हो जाएंगे। 22 को 14 से इंटू करना है, कर लीजिए। 14 दूना 28 हासिल 2, 14 दूना 28 और 2 30, 308, यानी 308 वर्ग सेंटीमीटर इस पूरे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है। इसमें से ये वाला जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल आप घटा दीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो यहाँ पर आधार कितना है, आधार है त्रिज्या 14 है, तो आधार ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का 14, यहाँ से यहाँ तक का 14, तो ये 28 हो जाएगा। और ऊंचाई कितनी है, 14, तो 1/2 इंटू में 28 इंटू में 14, तो इसको जब काटेंगे तो यहाँ 14 हो जाएंगे, 14 14 196। 308 में से 308 में से जब 196 घटाएंगे तो साथियों आपके पास बचेंगे 2, और 30 में से जब 19 घटाओगे तो बच जाएंगे 11, 112, 112 और 154 जोड़ दीजिए, ये हो जाएंगे 266, 266, 266। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन यहाँ पर देख लीजिए, ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं अलग अलग। ऑप्शन फर्स्ट है, ऑप्शन फर्स्ट में 266 है, तो यही हमारा आंसर होगा। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 27 की ओर। ये रहा सवाल नंबर 27, और साथियों आप बने रहें, जरूर आपको कुछ सीखने को मिलेगा। यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों की माप x 3x + 20 और 6x हो तो त्रिभुज अवश्य ही होगा। तो यहाँ पर आपको पता है कि त्रिभुज के जो सभी कोण हैं उनका योग 180 होता है, तो कर दीजिए 180, x प्लस में 3x + 20 और प्लस में 6x बराबर 180। पक्षांतरण जब करेंगे तो 3x और यानी x और 3x 4x और 6x 10x प्लस में 20 बराबर 180। 20 को जब इधर लाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो 160 बच जाएंगे, यानी 10x का मान है 160। तो x का मान कितना होगा, 16। x का मान 16 है, तो आप तो सबसे बड़ा कोण ही देख लीजिए, 16 छक्की 96, यानी सबसे जो बड़ा कोण होगा वो होगा 96 डिग्री का। और 96 डिग्री का मतलब क्या है, अधिक कोण है, अधिक कोण है तो त्रिभुज भी कैसा होगा, अधिक कोण त्रिभुज, यानी ऑप्शन सेकंड होगा। आपको पता होगा कि कोण के आधार पर जो त्रिभुज होते हैं, न्यून कोण होता है, समकोण होता है, अधिक कोण होता है। चलिए सवाल नंबर 28 की ओर चलते हैं। यहाँ पर देख लीजिए सवाल नंबर 28 को। दो संख्याओं का मैसे और लैसे क्रम से 3 और 1989 है। यदि एक संख्या 117 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। साथियों आपको एक सूत्र याद रखना है कि प्रथम संख्या इंटू में द्वितीय संख्या बराबर होता है उनका लैसे इंटू में मैसे, ये होता है। तो यहाँ पर रख दीजिए, मैसे और लैसे दे रखे हैं, यानी मैसे है 13 और लैसे है 1989। तो और एक संख्या का मान दे रखा है 117 और दूसरी संख्या आपसे पूछ रहा है। यहाँ पर क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे तो सेकंड संख्या जब ज्ञात करेंगे तो 117 का भाग लग जाएगा,
और 117 का भाग लगेगा तो 13 से काट दीजिए, 13 एकम 13, 13 नाम 117, 9 से इसको काट दीजिए, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, एक बच गया 9 दूनी 18, एक बच गए यानी 9 बच गई, 9 एकम 9 यानी 221। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर सही होगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 29 ये रहा, बहुत ही अच्छा सवाल है और ऐसे सवालों को कैसे करते हैं वो तरीका आप देख लीजिए। यहाँ पर देखिए, एक व्यक्ति ने कुछ संतरे 5 में 3 की दर से खरीदे, यानी 5 रुपए देगा और संतरे खरीद कर लाएगा 3, ये है इसका अर्थ, और उन्हें 12 रुपए में 5 की दर से बेच दिया। 12 रुपए में कितने बेचे? 5 संतरे। ये तो है क्रय CP और ये है SP, ऐसे समझ लीजिए। यदि उसने 143 रुपए का लाभ प्राप्त किया हो तो उसने संतरे यानी उसने कितने संतरे खरीदे हैं। यहाँ पर साथियों आपको पता है जितने खरीदेगा उतने ही बेचेगा। यहाँ पर खरीद कितना रहा है? 3, बेच कितना रहा है? 5। तो सबसे पहले इसकी संख्या को बराबर कर लीजिए, और संख्या बराबर करने के लिए क्या करेंगे आप? इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 3 संतरे जब 5 रुपए के आते हैं तो 3 पंजे 15, तो ये भी 5 से इंटू हो जाएगा, यानी 25 रुपए में कितने आ जाएंगे? 25 रुपए में आ जाएंगे हमारे पास 15 संतरे। इसी प्रकार इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये भी 15 बन जाएंगे, और इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएंगे 36 रुपए, यानी 15 संतरे खरीदा 25 रुपए में। आप वैसे ही दिमाग लगा लीजिए, 3 खरीद रहा है 5 में तो 6 खरीदेगा 10 में, फिर 9 खरीदेगा 15 में, तो ऐसे 15 खरीदेगा 25 में। एक ही नियम से भी कर सकते हैं। इसी प्रकार 5 बेचता है 12 में तो 10 बेचेगा 24 में, तो 15 बेचेगा 36 में, तो 15 को कितने में बेच दिया? 36 में। लाभ कितने का कमाया साथियों? लाभ कमाया है 11 रुपए का। लाभ कितने का कमाया है? 11 रुपए का। 11 रुपए का यदि लाभ कमाता है तो उसने संतरे कितने खरीदे बेचे? 15, यानी 11 रुपए के लाभ पर 15 संतरे बेचता है। लाभ कितना कमाया उसने? 143, तो 143 एक एक नियम से कर दीजिए। 1 रुपए का लाभ कमाना चाहेगा तो ये, और 143 का कमाना चाहेगा तो ये। इसको जब हम करेंगे तो 11 एकम 11, 11 तिया 33, 13 से 15 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कर दीजिए 13 पंजो 65 हासिल 6, 13 एकम 13 और 6 19, 195। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। चलिए चलते हैं अंतिम सवाल की ओर। ये रहा अंतिम सवाल। फल विक्रेता ने 15 रुपए के 6 की दर से फल खरीद कर, यानी 15 तो रुपए दिए और खरीद कर कितने लाया? 6, और 12 रुपए के 4 की दर से बेच दिया। ये 12 रुपए हैं, 12 रुपए हैं और 4 बेचा है। साथियों यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट है, जो वस्तु है, उसको आप बराबर कर दीजिए। बस कुछ नहीं करना, कोई ट्रिक नहीं रटनी। बराबर करेंगे तो देखिए, इसको किससे गुणा कर दो? 2 से। इसको किससे गुणा कर दो? 3 से। तो साथियों आपको यह ध्यान रखना है कि जब इसको 2 से गुणा कर रहे हैं तो इधर अमाउंट भी तो डबल हो जाएगा ना। 6 संतरे अपन को कोई 15 रुपए में दे रहा है, तो 12 संतरे जब लेंगे तो 30 रुपए में देगा। तो इसको भी 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 30 रुपए, यानी 30 रुपए में तो खरीदा 12 संतरे, और उन 12 संतरों को कितने में बेच दिया? 4 संतरे बेचता है 12 रुपए में, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 36 हो जाएगा। यानी खरीदा कितने में? 12 संतरे और 12 ही बेच दिया। अब बस अब कुछ नहीं करना, अब रुपए को देख लीजिए। 12 संतरे खरीदा कितने में? 30 में। 12 संतरों को बेचा कितने में? 36 में। लाभ कितने का हुआ? 6 का। 6 का जो लाभ हुआ ये कितने पर हुआ है? 30 पर, तो ये 30 पर, और इंटू में 100 प्रतिशत बनाने के लिए 6 से इसको जब काटेंगे तो 5 बार, और 5 से इसको जब काटेंगे तो 20 बार, 20%। तो ऑप्शन फर्स्ट ही यहाँ पर सही हो जाएगा। साथियों आपको ये पेपर सॉल्यूशन कैसा लगा? यदि आप चाहते हैं कि इसी प्रकार जो टेस्ट लिए जाए उनका सॉल्यूशन करवाया जाए तो आप कमेंट कर दीजिए, और आप रीट के किसी टॉपिक विशेष पर आप वीडियो सॉल्यूशन चाहते हैं, कोई आपकी समस्याएं हैं, जिज्ञासाएं हैं, तो आप कमेंट ज़रूर कर दीजिए। और यदि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा है और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले सेशन के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और इतनी ज़बरदस्त तैयारी कीजिए कि 25 अप्रैल को होने वाली रीट परीक्षा में आप शानदार परफॉर्मेंस करके आएँ, और जिस दिन रिजल्ट आए तो आपके घर में खुशियाँ छा जाएं। यही आपसे उम्मीद करते हैं। चलिए, जय हिंद, जय भारत।